फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज से हम अपनी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मेनली फोकस्ड होगी डिजीज़ेस को लेके, क्योंकि डिजीज़ेस ना सिर्फ आपके मेडिसिन, आपके पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, मेडिसिन और सर्जरी को भी कवर करती है। तो जो भी मैं डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, मैं ये चीज़ दिमाग में रख के बनाऊंगी कि वो हर एक चीज़ को कवर करे। दैट मीन्स आपके पैथोलॉजी वाले पार्ट को भी कवर करे, माइक्रोबायोलॉजी को भी कवर करे, मेडिसिन को भी कवर करे, साथ में पब्लिक हेल्थ को भी कवर करे। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप किस सब्जेक्ट से रिलेटेड ये देख रहे हो, या फिर आप जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी देख सकते हो। ये वीडियो ये कंप्लीट होगा। सो यहाँ पास मैंने छोटी छोटी चीज़ें लिख दी हैं और इसको मेजरली मैं एक्सप्लेन करूँगी, तो नोट्स आप उससे बना सकते हो, जैसे मैं बोलती जाऊँ तो बना सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपने एक डिजीज़ के बारे में सुना होगा, दैट इज़ पार्वो वायरस इन्फेक्शन। हम बहुत छोटे पपीज़ में बहुत इसके केसेस देखने मिलता है कि हाँ पार्वो वायरस हो, हमने बहुत ज़्यादा सुना है। तो इसीलिए जो मैं स्टार्ट करी फर्स्ट डिजीज़ वो है पार्वो वायरस इन्फेक्शन का केस। सो पार्वो वायरस इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो जो पार्वो वायरस की जो इन्फेक्शन होता है, फिर जो डिजीज़ होती है, वो मेनली दो तरह के एक तो वायरस होते हैं। एक होता है पार्वो वायरस 1, एक होता है पार्वो वायरस 2। जो पार्वो वायरस 1 होता है वो एज सच इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करता है डिजीज़ करवाने के लिए, तो छोटा मोटा उसका रोल होता है। लेकिन जो मेन इन्फेक्शन की कंडीशन होती है जिसके बारे में हम सुनते हैं कि हाँ पार्वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ, तो मेनली किससे होता है? पार्वो वायरस सेकेंड से होता है, जो आपकी ओटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम कोई भी वायरस की अगर बात करें तो यहाँ पास माइक्रोबायोलॉजी का आपका थोड़ा इंपॉर्टेंस आ जाता है कि हमें पता तो होना चाहिए ना कैसा वायरस है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो बात करें स्ट्रक्चर की तो ये स्फेरिकल होता है, नॉन एनवलप होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। ठीक, एज सच इतना ज़्यादा कुछ यहाँ से आता नहीं, बट हाँ स्फेरिकल याद रखिएगा आप, ये आ सकता है। अब मेन चीज़ जो यहाँ से आती है, अब देखिए बात ये है कि ये जो वायरस होता है ना वो थोड़ा रेजिस्टेंस, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही रेजिस्टेंट वायरस है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी चीज़ से मतलब जनरली डैमेज करना चाहो ना तो नहीं होता। बहुत लो टेम्परेचर में भी कुछ टाइम तक सर्वाइव कर सकता है, और बहुत हाई टेम्परेचर पे भी 85 डिग्री सेल्सियस तक भी कुछ 15 to 30 मिनट सर्वाइव कर सकता है। सो इसके कारण क्या होता है, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाने के कारण इन्फेक्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, फिर अगर हमें मारना है तो हम कैसे मार सकते हैं? तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारे ना हॉस्पिटल्स में भी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ब्लीच। ब्लीच दैट इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड के नाम से आपको मिल जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में ना बिल्कुल भी रेजिस्टेंट नहीं हो, तो बहुत ही ईजिली हम मार सकते हैं पार्वो वायरस को। तो अगर जैसे हमारे जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जो केस भी आते हैं ना पार्वो वायरस के, तो वो जैसे ही पेशेंट जाता है तो जिस एरिया में वो था, जहाँ भी हमने उसे रखा था, तो उसकी हम क्लीनिंग मेनली जो प्रेफर करते हैं दैट इज़ ब्लीच का प्रेफर करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड का। फॉर्मेलिन से भी ये ख़त्म हो सकता है, यूवी रेस से भी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी। मेन जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया ब्लीच का, क्योंकि ये हॉस्पिटल्स वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पास लिखी है पीक शेडिंग, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। पहले तो हम बात करते हैं ट्रांसमिशन की। अब ट्रांसमिशन बहुत ही सिंपल सा है, फीको ओरल रूट। दैट मीन्स क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वायरस है, हम जो डॉग है उसके इंटेस्टाइनल वाले पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो उसके फीसेस में तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में शेड होगा। अब उसके फीसेस से कंटामिनेटेड जो भी चीज़ें हैं, मे बी फूड कंटामिनेटेड हो गया, आसपास की नियर बाई एरिया कंटामिनेटेड हो गई, तो उसके कॉन्टैक्ट में जो भी डॉग आएगा, कैट्स भी अफेक्ट होती हैं इससे, तो वो मेनली क्या हो जाएगा, इससे अफेक्ट हो जाएगा। तो फीको ओरल रूट मेन इसका ट्रांसमिशन का रूट होता है। नेक्स्ट जो है सलाइवा एंड वॉमिटस से भी देखा गया है इसका ट्रांसमिशन। एक है नियोनेटल की कंडीशन, तो ये तो आपको पता ही होगा कि अगर मतलब मदर अफेक्टेड है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। हाँ, तो इसके भी केसेस देखे गए, बट मेन जो अफेक्टेड है वो होता है फीको ओरल रूट की कंडीशन के कारण। अब आप एक चीज़ याद रखिए, जैसे फीको ओरल रूट मैंने बोला, अब फीको ओरल रूट क्योंकि इतना इजी रूट है, इतना इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं दूसरे एनिमल, इसीलिए हाइजीन मेंटेन रखना ही एकमात्र कंडीशन जिससे कि हम अपने एनिमल को पार्वो से बचा सकते हैं। ठीक, आगे मैं इसका प्रिवेंशन और भी बताऊंगी आपको। सो अब मैंने जो बोला था आपको, पीक शेडिंग जो होती है उसकी 4 to 7 डेज में होती है। अब एक एनिमल था डॉग, उसको पार्वो वायरस का इन्फेक्शन हुआ। अब इन्फेक्शन हुआ उसकी बॉडी में जैसे गया, उस बॉडी में जैसे वो गया उसके 4 से 7 दिन बाद जो उसके फीसेस में वायरस आएंगे वो मैक्सिमम अमाउंट पे होंगे। तो दैट मीन्स पीक शेडिंग वहीं पास हो रही, कब? 4 to 7th डे पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अब आते हैं हम पैथोजेनेसिस की बात करें। तो अब पैथोजेनेसिस की अगर हम बात करें ना, तो जो पारोवायरस का इन्फेक्शन होता है, फिर जो पारोवायरस होता है वो मेनली ना जैसे टारगेट होता है बॉडी में, हर एक वायरस का ना कुछ टारगेट होता है। अब इसका टारगेट क्या होता है कि जैसे ही बॉडी में गया तो इनको लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइडिंग जो सेल्स हैं उनको अटैक करना है। अब रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स में सबसे पहले किसको अटैक करते हैं, जो इंटेस्टाइन का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो उसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्रिप्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे नॉर्मल उसका काम होता है। तो वो भी रैपिडली डिवाइड करते हैं तो उसको डैमेज कर देते हैं। अब यंग जो डॉग होते हैं, बहुत छोटे जो पपीज़ होते हैं, 4 to 6 मंथ वीक से भी जो कम वाले जो पपीज़ होते हैं ना, उसकी कंडीशन में क्या होता है, हार्ट में भी इफेक्ट कर देता है। दैट इज़ क्योंकि हार्ट की भी तो मसल्स तेज़ी से डिवाइड करती हैं। और कौन तेज़ी से डिवाइड करता है, लिम्फोइड्स। हाँ, लिम्फोइड ऑर्गन जो होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू जो होते हैं वो तेज़ी से डिवाइड करते हैं। और एक और कंडीशन बच रही, बोन मैरो। तो इन चारों चीज़ों को ही क्या करता है, बहुत तेज़ी से अटैक करता है। अब देखिए क्या होता है, कोई भी आप डिजीज़ पढ़ोगे ना तो आपको सब चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने ये 4 चीज़ें बताई ना, अब आपको लगा कि हाँ इन 4 चीज़ों पे अगर ये अफेक्ट कर रहा है तो इसी के बेसिस पे तो क्लिनिकल साइन आएंगे, इसी के बेसिस पे तो आगे की पैथोजेनेसिस होगी। अब जैसे मैं बात करूँ कि इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स को अफेक्ट करा, हाँ तो उसके अगर इंटेस्टाइन पे अफेक्ट कर रहा है ना कुछ तो उसके इंटेस्टाइन में वो अफेक्ट कर रहा है अगर, तो हो सकता है उसको डायरिया हो जाए। हम ना ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इंटेस्टाइन को इफेक्ट कर रहा है, डैमेज कर रहा है, वो डैमेज हो रही हैं सेल्स, इंटेस्टाइनल जो क्रिप्ट सेल्स हैं वो डैमेज हो रही हैं, तो डायरिया की कंडीशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। बोन मैरो को इफेक्ट करी तो बोन मैरो से क्या बनती है, अपनी जो मेजर सेल्स होती है ब्लड सेल्स वो बनती है, तो इससे क्या हो सकता है, ब्लड सेल्स अच्छे से नहीं बन पाएंगी तो वो भी तो डैमेज हो रही हैं। नेक्स्ट है लिम्फोइड टिश्यू। लिम्फोइड्स टिश्यू का किसमें मेनली इंपॉर्टेंट रोल होता है, हमारी इम्यूनिटी पे। तो अगर उसी पे ये अटैक कर रहा है तो इम्यूनिटी भी तो एनिमल की कम हो जाएगी, तो दैट मीन्स इम्यूनिटी को भी क्या कर रहा है, डाउन कर रहा है। अब नेक्स्ट है मायोकार्डियम, दैट मीन्स हार्ट में अफेक्ट कर रहा है। तो हार्ट में अफेक्ट करने से क्या क्या कंडीशन आती है और कैसे आप पहचानेंगे मैं वो आपको बताती हूँ। तो देखिए, अब पैथोजेनेसिस ना एज के बेसिस पे 2 तरीके से होती है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि या तो जो आपका पपी होगा वो क्या होगा, 4 to 8 वीक से छोटा होगा, या तो 4 to 8 वीक से बड़ा होगा, या फिर हम बहुत ही छोटे पपीज़ का जनरली मानते हैं 2 to 6 वीक या फिर 2 to 4 वीक्स वाले को हम जनरली अगर कंसिडर करें। तो अगर हम पार्वो सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि क्योंकि जितना हमने सुन रखा है ना तो ब्लडी डायरिया और बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग ऐसा हमें लगता है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बहुत छोटा सा पपी आया ना, मैं आपको एक केस बताती हूँ, मैंने केस देखा था, एक बहुत छोटा सा पपी आया, ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ के आसपास था। अब उसके केस में क्या था कि उसमें ब्लडी डायरिया की कंडीशन ऐसी नहीं दिख रही थी, बट ना उसको ऐसे डिफ़िकल्टी, बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी हो रही थी, और ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी के साथ साथ में उसकी जो कह सकते हो कि ऐसा समझ में आ रहा था ना कि पूरी बॉडी में प्रॉपर्ली ब्लड नहीं पहुंच रहा है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने उस दिन नोटिस करी थी वो क्या थी कि वो जो पपी था ना वो बार बार ऐसे वॉमिट करने का कर रहा था, ट्राई कर रहा था। अब वॉमिट करने का वो ट्राई तो कर रहा था बट वॉमिट हो नहीं रही थी, कुछ भी ऐसे बाहर नहीं आ रहा था। तो हमें लगा कि मे भी हो सकता है चोक की कंडीशन हो कि कुछ फॉरेन बॉडी उसके फंस गई हो। फिर जब एक्सरे कराया गया तो ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं थी, दैट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन वाली कंडीशन नहीं थी। फिर मैंने जब थोड़े टाइम बाद जब मैंने इस डिजीज़ के बारे में पूरा पढ़ा तो देन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, उसको जो भी उसके सिम्टम्स या फिर साइंस आ रहे थे ना वो मायोकार्डियल फॉर्म के थे, पार्वो के। तो दैट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ब्लडी डायरिया और फाउल स्मेलिंग देखनी है। तो मायोकार्डियल फॉर्म की अगर हम बात करें तो अब पैथोजेनेसिस से यहाँ पास 2 चीज़ें आई। जैसे मैंने आपको बताया, पपी अगर बहुत छोटा है, मोस्टली हम मान के चलते 2 वीक्स से लेके 4 वीक्स के आसपास है, तो उस टाइम पे जैसा मैंने आपको बताया ये किसको अटैक कर रही है, रैपिडली डिवाइडिंग सेल को अटैक कर रही। तो एक बहुत छोटा जो पपी होता है तो उस पर मेनली जो कह सकते हो बहुत तेज़ी से डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, वो इंटेस्टाइनल क्रिप्ट्स के कंपैरिजन में मायोकार्डियल सेल्स जो होती है बहुत तेज़ी से डिवाइड होती हैं। तो वायरस का जैसे ही इन्फेक्शन होगा वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल के पास जाएगा, तो किसको अटैक करेगा, मायोकार्डियल सेल्स को अफेक्ट करेगा। तो दैट मीन्स उस पपी का क्या होता है, हार्ट धीरे धीरे क्या होता है, अफेक्ट होने लगता। अब ऐसा पपी जो होगा ना तो मैं आपको बताऊं कि वो बहुत ज़्यादा जो साइंस शो करेगा ना वो आपको देखने में एकदम से ऐसा रियलाइज़ नहीं होगा कि पार्वो की कंडीशन, आपको ऑब्स्ट्रक्शन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है। क्योंकि मैंने बताया जो बहुत टिपिकल एक साइन आपको दिखेगा वो ये होगा कि वो वॉमिट करने का ट्राई करेगा बट वॉमिट कर नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, बहुत से ऐसा डल सा आपको लगेगा और ऐसे ऐसे बहुत तेज़ी से मतलब पूरा एकदम ऐसे करके
ऐसे करके सांस लेने की ट्राई करेगा, मतलब उसकी ऐसा लगेगा कि उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। तो वो आपको अगर ऐसा कंडीशन देखने मिलता है और हाँ हिस्ट्री ऑब्स्ट्रक्शन की नहीं है तो सबसे ज़्यादा चांसेस है कि उसको मायोकार्डियल फॉर्म ऑफ पारो इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक, तो ये छोटे पपीज़ का। अब पपी थोड़े बड़े हो गए, मेनली 4 to 8 वीक्स का हो गया, तो अब वहाँ पास उसकी रैपिडली जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वो इंटेस्टाइनल वाली होती है, दैट इज़ इंटेस्टाइनल की जो क्रिप्ट्स होती हैं वो बहुत तेज़ी से डिवाइड करती है। तो वायरस तो ऐसा ही है कि वो जाएगा तो किसके पास, रैपिडली डिवाइडिंग के पास जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर पपी बहुत छोटा है तो उसका सिर्फ इफेक्ट होगा हार्ट, लेकिन मेनली हार्ट इफेक्ट होता है, क्योंकि मेनली जो हार्ट वाली सेल्स है वो तेज़ी से डिवाइड करी। और सेम चीज़ इसमें भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि हार्ट इफेक्ट नहीं होगा, बट मेनली जो होगा वो इंटेस्टाइनल वाला पार्ट इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रही हैं वो। अब अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, आगे हम चलते हैं। ठीक, अब जैसे ही जो डॉग था फीको ओरल रूट से उसके अंदर जो है वायरस गया, अब ये वायरस गया, अब हम मान लेते हैं कि वो पेयर पैचेस, दैट इज इंटेस्टाइनल में जो लिम्फोइड टिश्यू होते हैं उसको हम पेयर पैचेस बोले, तो वहाँ पास गया, बहुत तेज़ी से वो डिवाइड किया। अब तेज़ी से वो डिवाइड करते हुए क्या होता है, लिम्फोसाइट टी और लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट से बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है। अब ये कहाँ जाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। अब ब्लड सर्कुलेशन में जैसे ही गए, दैट मीन्स आपका वायरस ब्लड में पहुँच चुका है। अब ब्लड में पहुँच गया तो डिफरेंट जगह पे जा सकता है, बोन मैरो में भी अफेक्ट कर सकता है, दूसरे लिम्फोइड ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, हार्ट को अफेक्ट कर ही सकता है, इंटेस्टाइन वाले पार्ट को अफेक्ट कर ही रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, अब वो डिफरेंट जगह जाना शुरू हो जाए और यहीं से होगी सेप्टिसीमिया की कंडीशन, या फिर आप कह सकते हैं वायरेमिया की कंडीशन, मेनली वायरेमिया की कंडीशन यहाँ पास स्टार्टिंग, क्योंकि जो आपका वायरस था वो ब्लड में पहुँच गया, दैट मीन्स वायरेमिया की कंडीशन हो गई। अब जो मैंने बताया कि क्रिप्ट्स वाली बात जो है मैं आपको आगे बताऊंगी। ये जो अब जो क्या होते हैं, अपने क्रिप्ट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जब धीरे धीरे बनते हैं तो क्या करते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं। जो आपने ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ऐसे विलाई जो प्रेजेंट रहती है ना हमारे इंटेस्टाइन में, वो क्या करते हैं, मेरे एब्जॉर्प्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए चीज़ों को। तो ये क्रिप्ट्स क्या करते हैं, क्योंकि ये जैसे जैसे पुरानी होती जाती है ना, तो इनको क्या करते हैं, रिप्लेस करते जाते हैं और नई लाते जाते हैं। अब डैमेज यहाँ हो गया, दैट मीन्स फैक्ट्री ही ख़राब हो गई। अब फैक्ट्री ख़राब हो गई तो नई जो विलाई है वो बन नहीं पा रही है, लेकिन डैमेज लगातार हो रही है, तो क्या हो जाएगा, एट्रोफी हो जाएगी। विलस एट्रोफी की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है ओटी के लिए। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मेन फैक्ट्री ही ख़राब हो गई, तो नई विलाई बन ही नहीं पा रही। अब इससे क्या होगा, आप खुद सोच के देखिए कि मेनली ये कर क्या रही थी, एब्जॉर्प्शन कर रही थी। अब यही डैमेज हो गई तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो पाएगा। अब एब्जॉर्प्शन जो है चीज़ों का धीरे धीरे कम हो गया। तो एनिमल में अगर चीज़ों का एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, किसी भी चीज़ का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे क्या होंगी चीज़ें, डिक्रीज, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चांसेस भी बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो जैसे ही डैमेज हुआ, जो भी हमारा इंटेस्टाइनल वाला पार्ट जो है ना, तो उसकी जो वॉल्स हैं वो डैमेज हुई। अब डैमेज हुई ना तो वो एक्सपोज्ड हो गई हैं, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर ही एक तरीके से आप कह सकते हो हट गई। अब प्रोटेक्टिव लेयर ही नहीं है तो इन्फेक्शन के चांसेस दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बढ़ जाएगी। कुछ भी नहीं, रोकने वाला ही नहीं तो डायरेक्ट अटैक करने लगेंगी ना। ठीक है, और एक और टर्म आता परमिएबिलिटी बढ़ जाना। अब क्योंकि ये सब कुछ डैमेज हो चुका है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग भी डैमेज हो चुकी है, तो अब जो परमिएबिलिटी है ना वो बढ़ जाएगी। नॉर्मल कंडीशन पे हमारा जो प्रोटीन होता है वो कभी भी ऐसा नहीं कि छन के बाहर चला जाए बॉडी से, ठीक, या फिर जनरली स्ट्रक्चर पे ही रहता है, क्योंकि डैमेज नहीं रहती, पूरा अपना प्रोटेक्टिव लेयर नॉर्मल रहती है। तो अब क्या होने लगता है, क्योंकि परमिएबिलिटी बढ़ गई है, तो परमिएबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, प्रोटीन का भी लॉस होना शुरू हो जाता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पास मैंने आपको साइन और सिम्टम्स पहले ही बता दिए थे, क्योंकि हम जैसे पैथोजेनेसिस पढ़ रहे हैं ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें साइन और सिम्टम्स तभी दिमाग में रखने चाहिए कि हाँ ये चीज़ें अफेक्ट हो रही है, तो मे बी ये साइंस आएंगे। तो पहला मैंने बताया था आपको क्या, मायोकार्डियल फॉर्म बताया था, और मायोकार्डियल फॉर्म के भी मैं आपको सारे साइंस और सिम्टम्स बता चुकी हूँ। डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, क्राइंग की कंडीशन होगी, वीक पल्स होगी, और ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने बताया था, कभी आपको लाइफ में ये केस दिखे ना और मैंने आपको बताया ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री नहीं है, तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वो है मायोकार्डियल फॉर्म ऑफ पारोवायरल इन्फेक्शन होने के, और पपी बहुत छोटा है, तो आपको तब दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है अपना एंट्रिक फॉर्म। एंट्रिक फॉर्म में तो बड़ा नॉर्मल सा है कि अब उसके इंटेस्टाइन ही डैमेज हो गया।
अब इंटेस्टाइन डैमेज हो गया तो जो चीज़ें वो खा रहा है उसको डाइजेस्ट हो नहीं रही है, तो क्या होगा, डायरिया होगी। डायरिया के साथ इरिटेशन भी तो हो रहा है ना, साथ में क्या होगा, वॉमिटिंग होगी। अब उसको लगातार डायरिया हो रही है तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन भी रहेगा, तो डिहाइड्रेशन अगर है तो एनिमल कैसा दिखेगा, डल और डिप्रेस्ड दिखेगा। तो ये आपको साइन, तो ऐसे आपको रटना नहीं है कोई चीज़, सोच के कि अगर मुझे ये चीज़ होती तो मुझे क्या क्या साइन और सिम्टम दिखते, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज़ें बना लेंगे। अब यहाँ से आता है पीएम लीजन। अब जितनी चीज़ें हमने पढ़ी ना उसी के बेसिस पे अपना पीएम लीजन भी आ जाएगा। मैंने क्या बोला था आपको कि ये जो है लिम्फोइड टिश्यू को अफेक्ट कर रही हैं, दैट मीन्स क्या होगा, थाइमस की एट्रॉफी होगी। धीरे 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 थाइमस को भी तो डैमेज करे तो थाइमस क्या होगा, छोटा होने लगेगा, डैमेज्ड होने लगेगा। मीजेंट्रिक लिम्फ नोड क्या होंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। कोई भी इन्फेक्शन की कंडीशन होती है ना तो जनरली जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं, क्योंकि भाई वो भी तो चीज़ों को ट्रैप करते, किसी इन्फेक्शन को पकड़ने का ट्राई करते। अब वहीं पास तो ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो कैसे होंगे, एनलार्ज हो जाएंगे। क्रिप्ट्स का तो मैंने आपको बताया ही था कि डैमेज हो रहे हैं, तो दैट मीन्स पीएम लीजन में आपको डैमेज क्रिप्ट देखने मिलेंगे। पल्मोनरी ईडेमा क्यों देखने मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ प्रोटीन हो रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। नेक्स्ट है डायलेटेड हार्ट चैम्बर, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको मायोकार्डियल फॉर्म वाला बताया था कि इसके जो हार्ट की मसल्स हैं और जो सेल्स हैं वो भी डैमेज हो रही है, तो जो हार्ट के जो चैम्बर्स होते हैं बहुत डायलेट हो जाते हैं डैमेज होने के कारण। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका माइक्रोबायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इन डायग्नोसिस वाला पार्ट। तो डायग्नोसिस जो हम करते हैं ना, तो पहली चीज़ तो हम हिस्ट्री लेते हैं कि क्या 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 कंडीशन थी। जैसे मैंने इसमें बताया था ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था, तो मैंने अगर ओनर से हिस्ट्री ली कि क्या इसको ऑब्स्ट्रक्शन की कोई कंडीशन थी, क्या इसने कुछ खाया था, उसने बोला नहीं, तो इससे भी चीज़ें हमारी क्या होती है, धीरे धीरे क्लियर होने लगती हैं। और क्या होता है, और हम पूछेंगे कब से डायरिया है, कब से वॉमिटिंग है, डायरिया का जो भी फीसेस है वो किस कलर के हैं, तो दैट मीन्स हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर साइन और सिम्टम्स, ये सब चीज़ों को हम इंटरकनेक्ट करेंगे आपस में और सोचेंगे मे भी हो सकता है पार्वो वायरस का इन्फेक्शन हो। अब अभी भी हम श्योर नहीं है। एक और चीज़ होती है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी मतलब ब्लड का एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि लिम्फोइड ऑर्गन को भी अफेक्ट कर रहे हैं, बोन मैरो को भी अफेक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर सब कुछ डैमेज हो रहा है धीरे धीरे धीरे, तो आपको किसकी कंडीशन देखने मिलेगी, ल्यूकोपीनिया और न्यूट्रोपीनिया की कंडीशन देखने मिलेगी ब्लड एग्जामिनेशन में, हीमेटोलॉजी में। अब नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या है कि अब हम चीज़ों का देखें, जैसे मैंने आपको बताया प्रोटीन का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स प्रोटीन का लॉस होने के कारण क्या होगा, हाइपोप्रोटीनेमिया, बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही, क्यों, क्योंकि प्रोटीन का लॉस हो रहा है। एल्बुमिन, हाइपो एल्बुमिन, दैट मीन्स एल्बुमिन की भी कमी हो रही है, क्योंकि चीज़ें अब बॉडी से क्या हो रही, लॉस हो रही, परमिएबिलिटी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन की जो वॉल्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी, प्रोटेक्टिव लेयर हट चुकी है। ठीक, फिर एक होता है फीकल एंटीजन टेस्ट। जैसे आपने एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट तो सुना ही होगा, उसी तरह होता है फीकल एंटीजन, कि मैंने उसके फीसेस दिए, उस पर मैं डिटेक्ट करी हूँ कि क्या इसमें एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमको नेगेटिव मिल जाता है, भले उसको पारोवायरस का इन्फेक्शन हो। ऐसा कब होता है, जब बहुत अर्ली इन्फेक्शन होता है पारोवायरस का, या फिर बहुत ही ज़्यादा लेट इन्फेक्शन होता है, तो उस केस में हमें ये नेगेटिव देखने मिलता है, भले पारोवायरस का इन्फेक्शन हो। PCR है, दैट इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये तो बहुत छोटे भी चीज़ों को हम एम्पलीफाई करके देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, दैट मीन्स डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखना वायरस को। फिर एलिसा है, तो आप ये चीज़ याद है, PCR और एलिसा अगर मैं बताऊँ तो ऑलमोस्ट हर जगह ही यूज़ हो सकते हैं, हर चीज़ के ही आप डायग्नोसिस में लिख सकते हो। बट याद रखना फीकल एंटीजन टेस्ट याद रखना, हीमेटोलॉजी का याद रखना, और थोड़ा सा बायोकेमिस्ट्री याद रखना, बस। अब देखिए आपके जो मेडिसिन का पेपर होता है उसमें आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब क्योंकि हम 4th ईयर तक जब आ जाते हैं ना, तो हमने इतनी डिजीजेस पढ़ रखी हैं कि हमें सिम्टम्स और साइन में कन्फ्यूज़न होता है कि यार मिक्सअप हो रहा है चीज़ें, तो हमें समझ में नहीं आता कि दो के बीच में मुझे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, दैट मीन्स हमें पता होना चाहिए कि हमें किसके साथ कन्फ्यूज़न हो रहा है, किस डिजीज़ के साथ हम कन्फ्यूज़ हो सकते, किससे हमें डिफरेंशिएट करना है कि नहीं ये पार्वो वायरस का इन्फेक्शन है, दूसरे का इन्फेक्शन नहीं है। दैट मीन्स कैनाइन कोरोना वायरस, ये जब डिजीजेज हम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअली डिफरेंशियल डायग्नोसिस की ज़रूरत थी, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो रहा है। नेक्स्ट है साल्मोनेलोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, कॉक्सीडियोसिस एंड हुकवॉर्म का इन्फेक्शन। तो ये आप जब डिजीजेस पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों लिखा डिफरेंशियल डायग्नोसिस में। अब यहाँ से है ट्रीटमेंट की बात। अब ट्रीटमेंट की हम बात करें
तो आप एक अगर डॉक्टर के लेवल पे जाके सोचो तो आपको सोचना होगा कि आपका जो पेशेंट है उसकी बॉडी से लगातार फ्लूइड लॉस हो रहा है। अब फ्लूइड लॉस हो रहा है, खाना भी मे भी हो सकता, खाना भी ना खाता, उसे मन भी ना हो खाना खाने का, लगातार डायरिया हो रही, लगातार वॉमिटिंग हो रही, तो बहुत ज़्यादा जो एनिमल है वो डिहाइड्रेटेड है और बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन इमरजेंसी की कंडीशन होती है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, फ्लूइड थेरेपी देनी है। अब फ्लूइड थेरेपी पे आप रिंगर लैक्टेट दे सकते हो, आरएल दे सकते हो, ठीक, आरएल का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद आप किसका, एनएस का यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल सलाइन यूज़ कर सकते हो, और डेक्सट्रोज का, क्योंकि एनिमल में भी हो सकता खा भी ना रहा हो तो उस पर क्या हो, ग्लूकोज की भी तो कमी हो सकती है, तो हम डेक्सट्रोज का भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया था क्योंकि इंटेस्टाइनल की वॉल डैमेज हो चुकी है और साथ में जो इम्यूनिटी है वो बहुत डाउन हो गई, तो अब इस कंडीशन में क्या है, दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की चांसेस है। अब देखिए पार्वो वायरस में हम क्या करें कि हम पार्वो वायरस को नहीं ट्रीट करें, बल्कि जो दूसरी चीज़ें हो, जो उसको सिम्टम्स आ रहे हैं हम उसको ट्रीट करें, जो उसको प्रॉब्लम्स आ रही है उसको ट्रीट करें। दैट मीन्स हम एक सपोर्टिव थेरेपी टाइप का दे रहे हैं। तो अब हम क्या यूज़ करें, एंटीबैक्टीरियल यूज़ करेंगे। क्यों, एंटीबायोटिक्स यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था इम्यूनिटी डाउन हो गई है और लगभग प्रोटेक्टिव लेयर हट चुकी है, तो दूसरे बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। एंटीबायोटिक में एमॉक्सासिलिन सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, देन एनरोफ्लॉक्सिसिन यूज़ करते हैं और देन उसके बाद टैक्सिम्स का यूज़ करते हैं, दैट मीन्स सीफोटैक्सिम का यूज़ करते हैं। तो देखिए एमॉक्सासिलिन की अगर हम बात करें तो आपको डोज रेट तो जनरली लिखना ही पड़ेगा, कितना हम देते पर बॉडी वेट से, हम केजी से कितना देते। तो एमॉक्सासिलिन हम जो देते हैं वो 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट देते हैं। जो एनरो देते हैं वो हम 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देते हैं। और नेक्स्ट है सीफोटैक्सिम, दैट इज़ उसको हम 20 to 40 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देते हैं, ठीक। तो ये हो गई एंटीबायोटिक्स। अब नेक्स्ट है एंटी इमिटिक्स, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मे भी हो सकता है उसको वॉमिटिंग होती है, तो पहली चीज़ तो मुझे उसकी वॉमिटिंग भी तो रोकनी होगी ना। अब वॉमिटिंग लगातार हो रही है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड यूज़ करते हैं, ऑन्डेंसेट्रॉन यूज़ करते हैं और मेरोपिटेंट सिट्रेट का यूज़ करते हैं। तो मेटोक्लोप्रोमाइड जो होता है उसका अगर हम देखें कि पर केजी बॉडी वेट मुझे कितना देना है, तो दैट इज़ 0.2 to 0.4 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट हम जनरली देते हैं। और नेक्स्ट जो है ऑन्डेंसेट्रॉन वो हम 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से देते हैं। और मेरोपिटेंट सिट्रेट ऐसा उतना तो यूज़ नहीं होते, मेनली ये दो ही यूज़ होते हैं, लेकिन फिर भी उसको 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से। अब ठीक है, इतनी चीज़ें हमने दे दी। अब साथ में मुझे और भी उसके कुछ चीज़ें देनी होंगी। सपोर्टिव में हम क्या देते, बी कॉम्प्लेक्स की चीज़ें देंगे, मल्टीविटामिन टाइप का कुछ दे रहे कि हाँ उसकी चीज़ें और सपोर्ट भी तो उसको मिले, दैट मीन्स वो जल्दी रिकवर करे, एनिमल जल्दी ट्रीट हो। अब बात करें हम प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में देखिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास पपी है या आप डॉग लाने का सोच रहे हैं तो वैक्सीनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब वैक्सीनेशन आपने सुना ही होगा, 7 in 1 और 9 in 1 के नाम से जनरली आता है। तो उसमें कैसे शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का, वो होता है कि जब आपका पपी 6 to 8 वीक्स का हो गया है। अब 6 to 8 वीक्स का हो गया आपका पपी, तो आपको उसका पहला वैक्सीनेशन करवाना है, दैट इज़ 7 in 1 या फिर 9 in 1 के आप जनरली नाम से जानते हो। तो पहला वैक्सीनेशन आपने इस टाइम पे करा दिया। अब आपको कब उसका बूस्टर लगवाना है, देखिए जब तक आपका जो पपी वो 16 वीक्स का, याद रखिए 16 वीक्स का नहीं हो जाता है तब तक आपको लगातार 21 to 28 डेज के बीच में बूस्टर उसका रिपीट करते रहना है, ठीक। अब 16 वीक का हो गया, फिर उसके बाद आप ईयरली एनुअली रिपीट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके पपी को बचा सकती है पार्वो वायरस से, दैट इज़ एन वैक्सीनेशन। तो इसके साथ हमारा कंप्लीट होता है पार्वो वायरस इन्फेक्शन। हमने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अगर कोई चीज़ मिस हो रही है, आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दो। और इसी के साथ हमें पैरेलल में स्टार्ट करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ का एपिडेमियोलॉजी, और मैं ट्राई करूँगी कि मैक्सिमम चीज़ें साथ में कवर हो जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।